ठीक है, एक नर्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन और देखेंगे। अभी तक हमने जो नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन किए, मैंने जो नर्स्ट इक्वेशन आपको लिखवाई थी, देखो स्टार्टिंग में जाता हूँ मैं एक बार। नर्स्ट इक्वेशन मैंने दो लिखवाई थी, एक इलेक्ट्रोड की भी नर्स्ट इक्वेशन लिखवाई थी मैंने आपको। इस पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमने जितने भी नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन किए वो ई सेल वाले किए हैं ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाता है। मैंने इलेक्ट्रोड की भी इक्वेशन लिखवाई थी, इस पे हमने क्वेश्चन नहीं किए। तो ये मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इलेक्ट्रोड पे बेस्ड है। तो अगेन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 जरा ध्यान से पढ़िए आप। ये क्वेश्चन जो है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है नॉन इक्वेशन का, लेकिन बहुत डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो दिया है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब आप सोचोगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब कैलकुलेट किया जाता है? जब इलेक्ट्रोड 1 मोलर एसिड सोल्यूशन में होती है। याद है हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोड किस सोल्यूशन में डिप थी? यहाँ पे जो सोल्यूशन था एसिड का सोल्यूशन, वो 1 मोलर सोल्यूशन था। और 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब उसका पीएच क्या रहा होगा? पीएच ऑफ, पीएच कैसे निकालते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 क्या होगा? लॉग ऑफ 1 होता है 0। तो बेसिकली पीएच 0 के सोल्यूशन में हमने निकाला है। जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी ई नॉट ऑफ प्लैटिनम हाइड्रोजन एच प्लस एच टू, ये जो लिखते हैं जीरो वैल्यू, ये कब आती है? जब जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर है, या फिर ऐसा कह लो कि उसका पीएच 0 है। अभी हमें पीएच 0 नहीं दिया, पीएच 10 दिया है, ठीक है। तो अब क्या सिचुएशन होगी? तो सबसे पहले पीएच से तो हम कर नहीं सकते, तो हम पीएच से पहले ये पता लगाएं कि अगर पीएच 10 है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो पहले तो हमें यही पता लगाना पड़ेगा, तो ये पता लगा लेते हैं। सबसे पहली चीज हम यही पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। तो इसमें दे रखा है पीएच इक्वल्स 10, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या हाइड्रोनियम आयन, कुछ भी लिख लो, H3O प्लस लिख लो, H प्लस बात एक ही होती है, ये इक्वल टू 10 है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो पीएच लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, लेकिन लॉग से पहले नेगेटिव साइन भी जाएगा, तो ये एंटी लॉग ऑफ -10 बन जाएगा। तो अभी अभी आपको एंटी लॉग सिखाया, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर इसका? एंटी लॉग ऑफ -10 क्या होगा? सर 10⁻⁻10। वेरी गुड, क्योंकि ये होल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो इसमें कोई टेबल वेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल नंबर, होल नंबर, तो सीधा 10 की पावर में चढ़ा देंगे। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻10। अब आते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन पार्ट पे। तो नर्स्ट इक्वेशन पार्ट के लिए पहले हमें इक्वेशन चाहिए, तो हाइड्रोजन के रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे हम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? H। लेकिन आपको पता है H स्टेबल नहीं होता, H2 स्टेबल होता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे लिखेंगे आप प्लैटिनम हाइड्रोजन H2 इज इक्वल्स टू ई नॉट, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ, कोई जल्दी से बताएगा न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इक्वेशन आपके सामने ऊपर है, न्यूमरेटर में क्या आएगा? सर 1। 1, क्योंकि कोई भी आयन नहीं है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? H प्लस H प्लस आएगा। पावर आएगी H प्लस की कुछ 2। 2, क्योंकि इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ है 2। तो वेरी गुड, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। नाउ ई नॉट क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? आपको ई निकालना है पोटेंशियल। ई नॉट क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? सर 0। 0, वेरी गुड। माइनस 0.059, एन की वैल्यू बताओ जल्दी से कोई। सर 2। 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो, ठीक है। लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कैलकुलेट की है? मैं मोलर लगाना भूल गया, 10⁻⁻10 तुमने कैलकुलेट की है। तो ये आ गई 10⁻⁻10, और इसकी पावर आ गई 2, ये 10⁻⁻20 बन जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव ही हट रहने देते हैं, जीरो हटा देते हैं, क्योंकि जीरो कोई मतलब नहीं है। ये हो गया नेगेटिव 0.0295 लॉग ऑफ 1/10⁻⁻20 है, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? 10⁻+20। 10⁻+20 का लॉग क्या होता है जल्दी से बताइए, ये भी बिना लॉग टेबल के निकल सकता है। क्या होता है?
20. 20, वेरी गुड। तो 20 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.59 आ जाएगा। ये आपका वोल्ट में निकल गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सही है भाई, किसी को कोई डाउट? तो यानी कि अगर pH 10 के सोल्यूशन में डिप करके रखोगे तो ये पोटेंशियल आएगा, और pH 0 के सोल्यूशन में रख, क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला से श्योर नहीं है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, ये? यस सर। अच्छा, कौन सा पार्ट शुरू का समझ में आया इसके अंदर? जैसे ई सेल के लिए लगाते हैं, या ई सेल की जगह एक इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है तो एक इलेक्ट्रोड लिखेंगे, उसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखेंगे। इतना समझ में आ गया शुरू वाला पार्ट, ये और ये? यस सर। ठीक है। उसके बाद 0.059 अपॉन n होता है, ये तो पता ही है, सेम है उसके जैसा। यस सर। ठीक है। लॉग के बाद वाली चीज समझ में नहीं आई है? लॉग के बाद देखो क्या है, ये चीज जो है, ये एक्वस आयन से इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। हाइड्रोजन गैस, ये जो गैस है, ये 1 बार होता है हमेशा स्टैंडर्ड में, इसका जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है। और वैसे भी हमारे पास अगर हम कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक्वस चीजों का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, बाकी गैस, सॉलिड, लिक्विड सबको 1 ले लेते हैं। और यहाँ पे न्यूमरेट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना होता है, तो प्रोडक्ट में कोई एक्वस आयन है नहीं, तो प्रोडक्ट में 1 लगा दिया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लगा दी, और क्योंकि उसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो पावर में 2 लगा दिया। समझ में आई बात पुनीत? सर लास्ट के अंदर वो 1 अपॉन कंसंट्रेशन है सर। हाँ, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है ना हमेशा। ओके सर। ठीक है। सर अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता तो उसको भी इसी तरीके से लिखते सर। हाँ बिल्कुल, कोई भी आयन होता उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही लिखते। तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी नर्स इक्वेशन जब पढ़ाई थी? सर मेरा इंटरनेट इशू था। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी हैं, उस तक की तो करी दी है, नर्स इक्वेशन जहाँ शुरू कराई थी, मतलब पिछली क्लास अपलोड नहीं हुई है लेकिन उससे पिछली तो हो गई है। एक बार देख लो वीडियोस जाके जल्दी से, ठीक है? सर आज वाली, पिछली क्लास वाली और आज वाली दोनों एक साथ कर दूंगा मैं, तो देख लेना एक बार। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल पढ़ लो, ठीक है? तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल बताने से पहले क्या लिख दिया, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल बताने से पहले नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं आपको रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के, वो रिवाइज करा देता हूँ एक बार क्विकली। 10th क्लास में आपने पढ़ाई था, फिजिक्स में भी शायद पढ़ ही लिया होगा अभी तक। तो रेजिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले, ठीक है? और उसका ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस। तो इन दोनों के क्विकली एक फॉर्मूलाज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कर लेते हैं हम नॉर्मली, ठीक है? और कंडक्टेंस ऑफ अ वायर कर लेते हैं, फिर इसी को हम कॉलम ऑफ सॉल्यूशन में भी कन्वर्ट कर लेंगे। हम एक वायर का एग्जांपल लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है? सिलेंड्रिकल या फिर क्यूब शेप्ड, व्हाटएवर, ठीक है? तो इस केस में रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, अगर याद हो, ठीक है? लेंथ होती है इस वायर की लेंथ, और एरिया होता है इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, इसकी थिकनेस, बेसिकली इसका एरिया को ए बोलते हैं, कैपिटल ए, राइट? और ये रेजिस्टिविटी की जो रो सिंबल बनाया है मैंने, ये रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है? दिस रो इज कॉल्ड एज, पढ़ते क्या है इसे, पढ़ते हैं रो, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टिविटी,
ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस के लिए जी सिंबल यूज किया जाता है बाय द वे। रेजिस्टेंस के लिए आर यूज किया जाता है, कंडक्टेंस के लिए जी यूज किया जाता है। जी आपने पढ़ा नहीं है पहले, बट मैं लिखवा देता हूँ। सो कंडक्टेंस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल भी नहीं कहूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को उल्टा लिख दो, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो वो कंडक्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी उल्टा लिख सकता हूँ मैं। फॉर्मूले को उल्टा लिखने का मतलब क्या है, ए ऊपर आ जाएगा और रो इंटू एल नीचे आ जाएगा। अब रो का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, रो का उल्टा होता है एक सिंबल कापा। Conductivity. ठीक है, कंडक्टिविटी। रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है, और कापा होता है कंडक्टिविटी। तो ये कापा इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, दिस के लाइक सिंबल इज कॉल्ड कापा। ठीक है, इट इज रेड एज कापा। ये एक ब्रांड भी है कपड़ों का, अगर पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं। कपड़े बेचते हैं, आई डोंट नो किस किस कंट्री का एग्जैक्टली, बट ये कपड़ों का ब्रांड है कापा। जापान। जापान है, हाँ शायद जापान है। तो ये पढ़ते हैं हम कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी होती है ऐसे ही कंडक्टिविटी होती है, तो ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है बेसिकली, 1/रो के बराबर होता है। ठीक है, अब इनके यूनिट्स की अगर बात कर लें हम, यूनिट्स की अगर बात कर लें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM, या इसका सिंबल बनाते हैं हम ऐसे। ठीक है, और इसमें लेंथ एरिया का तो यूनिट सिंपल ही है, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ओम मीटर। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आ जाए हम, जी जो होता है आपका कंडक्टेंस, उसका सिंबल, उसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, ये बात हो रही है ऐसा यूनिट्स की बात। ठीक है, यूनिट्स, तो जी का Shouldn't it यूनिट, हाँ in shouldn't it be 1/ohms? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। इसको ना कई बार ओम इनवर्स या फिर कई बार MHO भी लिख देते हैं इसको, MHO, मो भी लिख देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बट ये सारे के सारे की जगह बेस्ट इसका जो अपना सिंबल है वो यूज करते हैं हम, विच इज एस। एस इज रेड एज सीमेंस। ठीक है, SIEMENS, सीमेंस या सीमेंस। ठीक है, तो इसका अपना सिंबल ये है कंडक्टेंस का। ठीक है, लेंथ एरिया इसमें भी वही है, और कापा जो है उसका यूनिट क्या है, जैसे इसका ओम मीटर होता है तो इसका पर ओम पर मीटर हो जाता है, पर ओम पर मीटर। ठीक है, पर ओम पर मीटर। अब पर ओम को लिख सकते हो सीमेंस, ठीक है, और पर मीटर को तो पर मीटर ही लिखना पड़ेगा, तो सीमेंस पर मीटर यूज किया जाता है। पर ओम बेसिकली सीमेंस के बराबर है, तो सीमेंस पर मीटर हो जाता है इसका सिंबल। ठीक है, कभी कभार हम सीमेंस पर सेंटीमीटर भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो ऐसा ही यूनिट नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर में यूज कर लिया हमने, बट यूज किया जाता है ये स्मॉलर वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो आई होप सिंबल्स अभी तक क्लियर है। अच्छा, Yes, sir. सेम formulas apply to column of electrolytic solution between two electrodes। तो अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कॉलम है, तो उस पर भी सेम फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। मान लो एक सिलिंड्रिकल आपने सेटअप बना दिया, ठीक है, इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया पूरे में, और आपने इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी। सर्कुलर ले लो या फिर स्क्वायर शेप ले लो, मैं सर्कुलर ले लेता हूँ।
यहाँ पे और यहाँ पे दो सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए आपने और इन्हें कनेक्ट कर दिया एक बैटरी किसी चीज से, ठीक है। तो इनके बीच में जो कॉलम बनेगा ना सोल्यूशन का, मैं इसको अलग कलर से वो करता हूँ हाईलाइट, इनके बीच में जो कॉलम बनेगा सोल्यूशन का, ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम सा बनेगा यहाँ पे सोल्यूशन का, इसको एक वायर की तरह ही ट्रीट करो, सिलेंड्रिकल वायर की तरह। तो इसके ऊपर भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। बेसिकली कहने का मतलब इसकी लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और सेम वही चीज फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होगा। इसका भी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कापा ए अपॉन एल करके निकाला जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो आई होप ये क्लियर है। वो A upon L नहीं होगा सर? क्या? हाँ, ए अपॉन एल, सॉरी उल्टा लिख दिया। कापा ए अपॉन एल और रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला रो इनटू एल अपॉन ए, बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज विल अप्लाई टू इट, ठीक है। कापा को ना के की तरह मत बनाना, जैसे के तो ऐसे बनाते हैं हम सिंपली। कापा के लिए क्या करना, सीधी लाइन डालना और ऐसे सर्कल सा बनाना है आपको, सी बनाना है टचिंग दिस लाइन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल मेक कापा, नॉट लाइक के जैसा दिखता है ऑलमोस्ट, बट कापा को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एनीवेज, तो ये हो गया, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ आज, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज the ratio of length to area, length to area of cross section of a column of electrolytic solution between two electrodes, ठीक है। तो बेसिकली सेल कांस्टेंट के लिए सिंबल हम यूज करते हैं जी स्टार। जी और जी स्टार में कंफ्यूज मत होना, जी है कंडक्टेंस, जी स्टार है सेल कांस्टेंट। तो जी स्टार कैलकुलेट कैसे होता है? जी स्टार इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन एरिया, ये जो कॉलम ऑफ सॉल्यूशन है इसकी लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। अच्छा, लेंथ अपॉन एरिया को अगर तुम यहाँ से देखो, एक मैं एक डेरिवेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें, इस फॉर्मूले को देखो जरा, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो सर एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी। हाँ वही बता रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी बन जाएगा ये। लेकिन रेजिस्टिविटी को कापा बोला जा सकता है, वन अपॉन रेजिस्टिविटी कापा के इक्वल होता है, तो ये आर कापा भी लिख सकते हैं इसे। ये वन अपॉन रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कापा, तो बेसिकली एल अपॉन ए जो है वो आर कापा के इक्वल भी होता है। तो इसके दो फॉर्मूलाज जनरली यूज किए जाते हैं, एल अपॉन ए या आर कापा, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगा, कोई जल्दी से बता सकता है मुझे? लेंथ का यूनिट है मीटर, एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो क्या यूनिट बनेगा इसका? मीटर इनवर्स, ठीक है ना। यूनिट ऑफ जी स्टार विल बी व्हाट? मीटर इनवर्स, ठीक है। तो विल डू द रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना याद रखो और थोड़ा सा बुक रीड करो और जो क्वेश्चंस बताएं वो ट्राई करो।